अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए और पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ना है, दहशत गर्द ग्रुपों को कैसे काबू करना है और बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जहाँ शोरश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है उसके ऊपर काबू पाने के लिए हिकमत अमली क्या होनी है। कहीं ऑपरेशन करना है, बाज़ इस्लाह ऐसे हैं जहाँ टारगेटेड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, उसके लिए हिकमत अमली क्या होगी। क्या पॉलिटिकल सपोर्ट साथ होगी? क्या वो दहशतगर्द जो पकड़े जाएंगे उनका ट्रायल जो है रेगुलर कोर्ट्स में होगा या मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? इस तरह के बहुत से सवालात हैं जो NSC के इजलास के बाद हमारे सामने आते हैं। इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे शख्सियत हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़ीर दिफा। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो ब्रॉडली आपसे पूछ लूँ, आपकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पूरी स्ट्रैटेजी की हिकमत अमली क्या होगी? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, स्ट्रेटजी जो है ना मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी होनी। एक तो काइनेटिक है ना कि फोर्स इस्तेमाल की जाएगी फोर्स को काउंटर करने के लिए, ताकत के अगेंस्ट ताकत का इस्तेमाल होगा। और ये जो काइनेटिक ऑपरेशन है टारगेटेड एरियाज़ में होंगे? टारगेटेड एरिया, ये नहीं होगा कि आप एक लंबे चौड़े अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, सर्टेन एरिया जो बहुत इन्फेक्टेड है, जो इन्फेक्टेड एरिया है जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है, आइडेंटिफाई किए। ये तो मिलिट्री स्ट्रेटजी है, मैं उसमें उस पर एक्सप्लेन ये भी करना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि ब्रॉडली हमें कुछ इलाकों का पता है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ तो उनके जनूबी अजला बहुत सूरत हाल ख़राब है। वो तो ये तो मीडिया में नज़र आ रहा है ना कि कहाँ ज़्यादा, शाम के बाद आप जा नहीं सकते वहाँ। इसी तरह बलूचिस्तान के सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ आपको अंदर जाना पड़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं दूसरी जो है ना, ये जो आपने मुझे सवाल किया है उसकी दूसरी डायमेंशन जो है मैंने एक जवाब आपको दे दिया है कि काइनेटिक जो है। दूसरी ये है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है सॉफ्ट और हार्ड स्टेट का, मैं उसको सॉफ्ट स्टेट इज़ एन इंटरनेशनल टर्म कि जो जिस मुल्क में खलफशार हो, लॉलेसनेस ज़्यादा हो जाए, टेररिज्म हो, निज़ाम हुकूमत कमज़ोर हो, उसको सॉफ्ट स्टेट कहते हैं। तो उसके मुकाबले में हार्ड स्टेट जो है वो नहीं आना चाहिए। यानी उर्दू में उसको कह सकते हैं कि रियासत मजबूत होनी चाहिए, मजबूत रियासत के जो अज़ा हैं मुज़मिल नहीं होने चाहिए। सही। ये एक गवर्न्ड बाय लॉ। या एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंटरनली भी जो है ना, इंटरनली भी जो डिलीवरेंस जो है ना वो उस लेवल तक जानी चाहिए जहाँ पे शिद्दत पसंदी के रुझानात जो है बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिक एक वन मेजर जो है बेरोज़गारी है, एजुकेशन नहीं है। फिर ये है कि पेटर्नाइजेशन का कल्चर बहुत ज़्यादा है। सियासतदान हम लोग जो है, एक पेटर्नाइजेशन का कल्चर है ना हमारा, कि हम 4 5 या 10 15 20 लोग जो हैं हमारे इर्द गिर्द होते हैं जिनको पेटर्नाइजेशन मिल रही होती है, आगे वो कुछ और को ले रही। लेकिन जो कोर पाकिस्तान की आवाम जो है ना उसमें एक सेंस ऑफ डिप्रीवेशन है, एक महरूमी का एहसास जो है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अगर हमने एक तो काइनेटिक पार्ट हो गया ना, लेकिन दूसरा आपको ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों से बात भी करनी पड़ेगी, लोगों को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन मैं उसको अंडर प्ले नहीं करना चाहता। उसकी अहमियत अपनी जगह जो आपने बात की है। क्यों इस वक्त रवायती लीडरशिप जो है उसमें बलूचिस्तान के अंदर वो ख़ुद कह रही है कि ये लोग हमारे काबू में नहीं रहे। वहाँ पे जो सरदार हैं, कबायली सरदार जो हैं, वहाँ पे ज़ोमा जो हैं, बुज़ुर्ग लोग जो हैं वहाँ पे जो सियासत में जो हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग हमारे कहने में नहीं रहे हुए, ये हमारे कहने से बाहर हो गए हैं। वो जिम्मेदारी डालते हैं वफाक के ऊपर कि जी आपने बहुत देर कर दी है इस मसले को हल करने में, जो भी मसला था। अब ये मसला जो है ना नौजवान नस्ल के हाथ में आ गया है और वो हमारी नहीं सुनते। जो पहाड़ों पे चढ़ गए, पहाड़ों पे पहाड़ों में तो 50 की दहाई से चढ़ते हैं। इसकी बुनियाद जो है, अगर आप इस सारी तारीख़ में जाएँ, नवाब नौरोज़ ख़ान जो मैं बलूचिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा नाम है, उनको पहाड़ों से नीचे लाया गया। ट्रीटी थी, एक अरेंजमेंट के तहत उनको नीचे लाया गया और उनको फांसी दे दी गई। फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। इतनी बुरी जो है किसी खिलाफ वर्जी जो है, एक द वर्ड ऑफ ऑनर, एक मुआहदे की जो है जो अयूब खान ने की और उनको फांसी लगा दी। बुकटी वाले मामले में दोबारा गलती तो उसके बाद फिर हुआ
उसकी जिम्मेदारी किस पे? भुगटी वाले वाकई जनरल मुशर्रफ अकेले का फैसला था? जी बिल जनरल मुशर्रफ उस वक्त इक़्तिदार कुल उसके पास था जिस वक्त ये वाक़या हुआ है, किसी और के पास तो नहीं था। आप ये तो नहीं कहेंगे शौकत अजीज़ के पास था या किसी और वज़ीर आज़म के पास था। तो वो तो देर जिस तरह एक फंक्शनल रोल अदा कर रहे थे, बाकी पावर रेस्टेड विद द प्रेसिडेंट मुशर्रफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारे दो डिक्टेटरों ने अपने आप को फोर्टिफाई करने के लिए, अपना इक़्तिदार महफूज करने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो है, पहले जनरल ज़िया ने अफ़गानिस्तान में इंटरवीन किया, वो जहाद नहीं था। मैं आपके सामने बिल्कुल बादशाह, वो जहाद नहीं था। आप लोग तो उसके साथ थे? बिल्कुल साथ थे। आप लोगों की गलत पॉलिसी? मैंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर उस रफाकत का जो है ना उसकी माफ़ी मांगी। लेकिन उस जहाद को सपोर्ट करने की भी तो माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ओपनली कई सालों से इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। कोई जहाद नहीं था, वो जंग थी बड़ी पावर्स की। वो सोवियत यूनियन अमेरिका की जंग थी, हम वहाँ पे चमचे थे उस जंग के अंदर। कहाँ जहाद आ गया? और 9/11 के बाद दोबारा मैंने वो अमेरिका में बैठ के स्टीवन कोल जो है, मैंने उनको इंटरव्यू दिया हुआ, उसमें ये बात मैंने कही हुई है। मैं कहा कैसा जहाज जो है, मैं कहा यहाँ आके आप उनको वाइट हाउस में बुला के जो है रोटियाँ खिलाते थे, वो जो जिन लोगों को आज आप टेररिस्ट कहते हो। आई थिंक रेगन ने उन्हें वाइट हाउस में मिले थे उनसे। अमेरिका में बिल्कुल मैंने ये कहा उधर, मैं आपको क्लिप भिजवाऊंगा जो मेरे इंटरव्यू का। लेकिन 9/11 के बाद हम दोबारा वही काम किया जो 9/11 के बाद जो है फिर जनरल मुशर्रफ साहब को सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेजिटिमेसी की ज़रूरत थी, पीछे एक बिग पावर जो है उसकी पुष्पनाई की ज़रूरत थी। उन्होंने पूरी कौम को झोंक दिया जो है 9/11 के बाद जो है। अब 9/11 के मतलब ये सारे सवालात जो है अमेरिका में पूछे जा रहे हैं कि 9/11 के पीछे आखिर है कौन था। वो तो यहाँ बैठा हुआ था, जो भी टेररिस्ट थे तो यहाँ पहाड़ों में कहीं बैठे हुए थे, वो बैठ के 9/11 उसके जो है। आपको शुबा है कि उसामा बिन लादेन था या नहीं था? देखें, ये तो एक स्टेटेड है ना, तारीख का हिस्सा बन चुका हुआ है कि उसमें अफ़गानिस्तान की ये साजिश तैयार हुई थी और वो बंदे जो है। अब तो आप वज़ीर दिफा हैं, सारी इतलात होंगी आपके ख्याल में सारा कुछ? नहीं, मैं इस किस्म की चीज़ें तो अब क्या डिस्कस होनी है। इस चीज़ को जो है 25 साल गुजर गए हैं इस सारे मसले को जो है। लेकिन आप देखें कि जो ये मसले मसाइल जो हैं, जब जो बड़ी पावर गेम स्टार्ट होती है उसके अंदर आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है और सोचना भी पड़ता है कि ये कहाँ इसके ताने बाने हैं, कहाँ जो है वो। सर, जो NSC का इजलास पिछला हुआ था उसमें भी आप शामिल थे, उसमें हुकूमत PTI की थी, आपने उस मीटिंग को अटेंड किया था जब ये इन लोगों को पाकिस्तान दोबारा लाने की बात की गई थी। आप थे उस मीटिंग में, शहबाज शरीफ साहब भी थे। उस मीटिंग के बाद हमने बहुत से लोगों से सवाल किया, मेरी ये आप लोगों पे तनकीद है, उस पर शहबाज शरीफ साहब जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते रहे थे। उनको क्वेश्चन नहीं कर सके कि आप क्यों वापस इनको ला रहे हैं, किस पॉलिसी के तहत ला रहे हैं, किस कानून के तहत ला रहे हैं। ये बातें उस वक्त डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। बिल्कुल होनी चाहिए थी। हुई वहाँ पे डिस्कस? नहीं है कि नहीं हुई। मुझे 3-4 लोगों के नामों का पता है, जिसमें 2 PTI के थे, मुराद सईद था और नूर कादरी साहब थे। बाकी एक आध कोई बंदा आपका KP वाला था, बाकी तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब की खास जिम्मेदारी थी? नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन हुआ है। मैं गवाह हूँ, मैं अंदर बैठा हूँ। आपने खुद क्या क्वेश्चन? देखें, मैंने वहाँ पे बिकॉज मैं बोला ही नहीं, मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। करना चाहिए। मैं पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि ये सारे का सारा एक मामला तयशुदा मामला है और इसके पीछे उसके पीछे अवामिल कुछ और थे। लेकिन वहाँ पे मोहसिन दावर बोला है, मोहसिन दावर ने मुखालफत की, ये सही मुखालफत की। फिर मोहसिन दोबारा बोलने को उठा गया, उसको चुप करा दिया गया, उसको बिठा दिया गया। मेरा ख्याल है अली वजीर वाज आल्सो देयर। KP वाले, भाई मैंने आपको कहा 3-4 लोग हैं। KP वाले बोले, मोहसिन दावर खास सही नाम दिया। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो किए गए हैं वहाँ पे, लेकिन जो आप जो कह रहे हैं वो वाकई वो बात नहीं हुई कि उसकी जो आउटराइट जो है उसको कन्फ्रंट करना जो है। बड़े अपोजिशन लीडर वहाँ शहबाज शरीफ थे, उनको एक पोजीशन लेनी चाहिए थी। ये नहीं कहना चाहिए था कि जनरल साहब आपकी स्ट्रेटजी और आपकी हिकमत अमली है जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन आ रहा है।
ये जब आप तारीफ़ों के पुल बांधते हैं तो फिर वहाँ सवाल पूछने की आप गुंजाइश ख़त्म कर देते हैं। देखिए मैं मुझे उस तकरीर की याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पे बहुत से लोगों ने एक आउटराइट उसको कंडेम या आउटराइट उसको अपोज, हो सकता है कम लोगों ने किया हो, लेकिन लोगों ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार ज़रूर किया था कि इसमें जो पोशीदा जो ख़तरात हो सकते हैं वो भी क्या, हैव यू टेकन केयर ऑफ दोज डेंजर्स और दोज पॉसिबिलिटीज़ विच कुड इफेक्ट केपी एंड रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। ये इमरान खान की काबीना में गई, इमरान खान की काबीना जो है वो खामोशी से भाई 2 बंदे और वो फिर आगे निकल गई, फिर आपकी NSC में आई, वहाँ से आगे निकल गई, फिर प्रेसिडेंशियल पार्डन हो गया 2 बंदों का, मुस्लिम खान का और महमूद का, और 200 बंदे आपने जेलों से छोड़ दिए, उसके ऊपर भी हम नहीं बोले। तो फिर तो कसूरवार हम सारे हैं सर। देखिए मेरा मतलब है कि ये पॉलिसी जो है वो तो बेबी जो था, ये इख्तरा या ज़हन की सोच तो थी वो इमरान खान और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की थी। आप कह सकते हैं कि हमें जितनी फोर्स के साथ या जितनी शिद्दत के साथ हमें अपोज़ करना चाहिए था, परहैप्स इन हाइंडसाइट वी आर वाइजर टुडे, लेकिन उस वक्त हम इसकी जो रेमिफिकेशंस जो हैं, इसके असरात को जो है सही तरह गेज नहीं कर सके। उस पॉलिसी के नतीजे में कितने लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आकर दोबारा रीसेटल हुए? देखिए उस वक्त जो बार बार वहाँ पे नंबर बताया जा रहा था को 4000 के लगभग के करीब। ये मीटिंग में NSC के इजलास के अंदर बताया गया? उधर ये कहा गया था कि नंबर जो है थाउजेंड्स के करीब जो है 4000 के करीब लोग हैं जो पाकिस्तान आ चुके हैं। ये नहीं, जिनको फिर बसाया गया यहाँ पे लाके उस पॉलिसी के तहत बसा दिया गया था वो 4000 लोग। बंदे कुछ आ चुके हुए थे उस पॉलिसी के तहत, वो ऑलरेडी सेटल्ड थे, जिनके खिलाफ जो है स्वात के अंदर जुलूस भी निकल रहे थे उन लोगों के। ये महमूद खान और मुस्लिम आपने खुद नाम लिया उन लोगों को। इनको तो पार्डन दिया गया था ना। जो लोग अगर लीडर आके पार्डन हो गए तो लाजमी तौर पे निचले लेवल के लोग भी तो वहाँ पे आ गए ना। इन दोनों लोगों के लिए तो KP में मेरे ख्याल में पेशावर या एडजॉइनिंग एरिया में घर लेकर इनको वहाँ रखा गया था कि ये यहाँ रहेंगे। स्वात में वो जो लोग आए थे वो बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ से आ गए थे, जिसके ऊपर लोग बाहर निकल आए थे जी। लेकिन नंबर 4000 के ऊपर हमने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से पूछा तो वो कहते थे 4000 का नंबर कहाँ बात किया हमने, बताएं। नहीं, वो तो सारे KP में आके फैल गए, जो आज जो जहाँ पे आके तश्कीलें रह रही हैं जिनकी तरफ, ये वही लोग हैं। ये तश्कीलें स्वात में भी आई थी, यही तश्कीलें बाकी इलाकों में भी आई। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, तो इनकी तरफ रहती थी ना जो वहाँ से लोग आए। आपका ख्याल है कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने अप्रूवल से आने दिया था? बिल्कुल उनके अप्रूवल से आया था। फिर बाद में हमने वाइप आउट क्यों नहीं किया? वाइप आउट क्यों नहीं किया? वो उस वक्त से जंग लड़ी, आज 2 साल से जंग लड़ी जा रही है टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो है, जो शिद्दत आई है, जो ये सारी जो एक मल्टीप्लाई हुई है सारी की सारी, पिछले 2-2.5 साल से जंग लग रही है। आप बताएं कब से ये जंग लड़ी जा रही है? बलूचिस्तान में जो मैं गया हूँ वहाँ पे, इस बात को भी 2.25 साल हो गए। दुरुस्त है। तो उस वक्त भी मैं यही प्रॉब्लम लेके गया वो था। जो लोग बलूचिस्तान में आए वो कहाँ से आए? बलूचिस्तान में जो है मैं समझता हूँ कि वो उनमें ज़्यादातर लोग जो है ना वो वहीं उसी सिस्टम में, ये मेरी असेसमेंट है सर। लेकिन उनके ताने माने ज़रूर हैं, ईरान में भी हैं, उधर भी हैं, क्योंकि दोनों साइड पे बलूचिस्तान है। ये मीटिंग के अंदर भी कहा गया कि सपोर्ट इंडिया से भी है, अफ़गानिस्तान से भी है और ईरान से भी है, पैसा भी आ रहा है, फंडिंग आ रही है। देखें वहाँ पे एक्चुअली जो जब हमने वहाँ पे हमला किया है वो इनके हाइड आउट पर ही हमला किया है ना, जो बॉर्डर के पार था। तो वो एक बॉर्डर है, उसकी एक लामतनाही सिलसिला है वहाँ पे रेगिस्तान का। और बॉर्डर के पार कितने लोग हैं जिनको आप ख़त्म करना चाहते हैं? ये नंबर कम है। कितना नंबर? ये जो बलूची टेररिस्ट है, खैर ये अब ये इतनी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीविजन पे बैठ के तो नहीं दे सकता कि वो भी सुन रहे होंगे कि मैं कितने नंबर कह रहा हूँ। इन थाउजेंड्स एंड इन हंड्रेड्स? नो, दे आर इन, आप कह सकते हैं लो 4 फिगर्स, लोअर 4 फिगर्स। तो उनके लिए हमारी हिकमत अमली क्या होगी? दोबारा काइनेटिक ऑपरेशन करने पड़ेंगे? काइनेटिक तो ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पे, और बढ़ाना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको बढ़ाना भी चाहिए। क्योंकि ये जो आपका गाड़ी वाला वाक़या है, नौशकी वाला वाक़या है, ये किधर बन्नू में, उसके बाद तो देयर नो होल्ड्स बार्ड। नो होल्ड बार्ड, बिल्कुल। मैं वाइप आउट करेंगे, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वाइप आउट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो स्टेट के लिए एक बड़ा भयानक किस्म का ख़तरा बन जाएंगे। मीटिंग के अंदर 3 माह का भी कहीं तज़किरा हुआ कि 3 माह में ऑपरेशन करने के लिए फ्री हैंड दिया जाए इन लोगों को? नहीं, मुझे कम से कम याद नहीं है।
3 महीने की मुद्दत का तज़किरा नहीं? नहीं, उनमें मैं मुझे बिल्कुल इस मीटिंग में ये मुद्दत का मुझे याद नहीं है। तो ओपन एंडेड ऑपरेशन होगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा कि 2 माह 4 माह? नहीं, इट शुड बी मिनिमम पॉसिबल जो है को इफेक्ट नज़र आने शुरू हो जाएंगे। नो टाइम फ्रेम? मैं अब कल टाइम फ्रेम की जो है बात नहीं हुई। बात हुई होगी, लेकिन मैं आई कैन नॉट रिकॉल जो है। अगर हुई भी होगी तो मैं नहीं बताऊंगा। क्या ये बताया गया कि केपी मैं वो भी नहीं बताऊंगा बिकॉज उसकी प्रोसीडिंग्स तो क्लासिफाइड है। श्योर। केपी और बलूचिस्तान के कितने अंदर ये ऐसे दहशतगर्द मौजूद हैं, टेररिस्ट मौजूद हैं, मुसल्ला लोग मौजूद हैं जिनकी सफाई करनी है? ये तादाद हमें पता है? देखें, ये जो है केपी तालिबान जो है ना, जिनको हम पाकिस्तानी TTP जिसको कहते हैं, वो जो है आप कह सकते हैं मीडियम 4 फिगर्स में पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे जाते। किसी ने बोला शायद 5-6 हज़ार की नंबर की बात, मीडियम 4 फिगर। तो यही नंबर कोर्ट हुआ मीटिंग में? मैं बैंकर की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो वो लेकिन अक्रॉस जो है ना वो जो है इससे ज़्यादा है। वो 35,000 के करीब लोग हैं शायद। नहीं, वो फैमिलीज मिला के बच्चे 40,000 के करीब, बीवियाँ बच्चे उनकी औरतें मिला के। लेकिन आर्म्ड वहाँ पे जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये अगर यहाँ 4-5 हज़ार हैं तो वहाँ पे हो सकता है 7-8-9 हज़ार, यानी टोटल आप कह सकते हैं 12-13 हज़ार जो आर्म्ड फाइटर्स हैं वो टोटल दोनों तरफ 12-13 हज़ार के करीब। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको आपने बातचीत के जरिए इंगेज करना है, या पहला मरहला सिर्फ यही है कि उनको मार के कमज़ोर करना है? नहीं, मेरा ख्याल है पहले सॉफ्ट करना पड़ेगा उनको। करना पड़ेगा, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो एक पॉलिटिशियन की चीज़ से बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट। सर, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब लास्ट टाइम आप ऑपरेशन शुरू किया था ज़रब-ए-अज़ब के वक्त, और कराची में भी आपने ऑपरेशन किया था, तो आपने मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोविजन डाली थी सनसेट क्लॉज के साथ। अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के हल्कों का ख्याल ये है कि दोबारा हमें इन दहशतगर्दों के केसेस फिर मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने, उसके लिए क्या करें? मेरा ख्याल है कि जो उस वक्त जो कुछ किया गया था और एक कंसेंसस थी, सारी की सारी कौम जो है उस पर इकट्ठी थी, और उसके पार्लियामेंट ने भी जो है पूरी एक इज्तिमाई जो है वो सपोर्ट उसकी की थी। करनी चाहिए, दोबारा करनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स दोबारा बनानी चाहिए। आई एम इन फेवर ऑफ मिलिट्री। आपकी जमात सपोर्ट करेगी इसको? जी, हम सपोर्ट करेंगे। कल मीटिंग में इस पर डिस्कशन हुई? नहीं हुई, मीटिंग में नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर अपोजिशन जमातें वो इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी, वो बड़ा मानी खेज़ होगा। उसके बगैर आपको आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिकल मैदान में कह लीजिए चैलेंज दरपेश होगा एक। देखें, PTI ने तो अपने मौक़िफ़ का जो है वो इजहार कर दिया है कि वो तो कहते हैं जी हम ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। हक़ में नहीं है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन अंदर अली मीन गंडापुर साहब इजलास में थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आप कह सकते हैं कि बैन जो है हमायत भी की है, और उन्होंने मैं समझता हूँ कि ही वॉज ऑन बोर्ड। जो आपका ख्याल है वो ऑन बोर्ड थे? जो गुफ्तगू जो उसका सम टोटल मैं बता रहा हूँ कि ही वॉज ऑन बोर्ड। उन्होंने क्रिटिसिज्म जो है एक रस्मन जो है क्रिटिसिज्म भी किया है। किस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ किया? जनरली कि हमारे साथ जाती हो रही है, मेरे लीडर के साथ जाती है। वो तो कहते हैं दहशतगर्दों के पर्चे हमारे ऊपर बनाए हुए हैं तो हम दहशतगर्द हैं, ये तो उन्होंने बोला है। ये उन्होंने कहा है, लेकिन दहशतगर्दी के पर्चे मेरे पे भी बने हुए हैं। तो मैंने कोई अच्छा काम तो नहीं है सर, ना आपसे बनाना है हमारे। ये अच्छा काम नहीं है, किसी भी हुकूमत को नहीं करना चाहिए। तो इससे तौबा कर लेते, उसी इजलास में बैठ के तौबा कर लेते, ताकि असल दहशतगर्दों के ऊपर मुकदमे बनने शुरू। देखें, ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त फोकस जो है ये जो बाद में क्या कहते हैं मॉपिंग अप जो है वो स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, वो दे आर एसेंशियल। लेकिन फ़िलहाल जो कोर जो नासूर है उसको तो कम से कम ऑपरेट करके जो है इस मुल्क के बदन से जो है जुदा करना चाहिए। सर, इसमें सियासी यकजहती जो है ना बड़ी मैटर करती है। आपने जब कराची में ऑपरेशन किया था, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी थी। आप कराची अर्बन एरिया के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुली लॉन्च करके आप कराची में अमन बहाल कर लिया। ज़रब-ए-अज़ब आपने किया, इलाके पूरे खाली कराए, पूरा एक शहर खाली कराया, दोबारा लोगों को आबाद किया। वो भी लोगों ने आपको पॉलिटिकल सपोर्ट आपके साथ थी, बैकिंग थी, ओनरशिप थी। अभी वो लैग कर रहे हैं, आपकी अपोजिशन इजलास में नहीं आई। बट दैट डजंट मीन कि ये नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से करना तो चाहिए, लेकिन नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन बोर्ड हो तो ज़्यादा अच्छी बात। पॉलिटिकल लीडर जो है जिनकी आप बात कर रहे हैं PTI की, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन इमरान खान। उनका अव्वल और आखिर जो है मकसद और मतमा नज़र जो है इमरान खान है। बाढ़ में जाए पाकिस्तान, वो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये नारा है उनका। सर, पॉलिटिकल स्लोगन तो साइड पे रख देते, लेकिन आप उनकी लीडरशिप को भेज देते। पॉलिटिकल स्लोगन साइड नहीं कर सकते।
ये एक माइंडसेट की जो है वो ट्रांसलेशन है। मैंने परसों ये याद दिलाया ना, तो वहाँ पे असद कैसर साहब ने कहा जी कि नहीं ये हमारा नारा नहीं है। तो जिस खातून ने नारा जो है लगाया हुआ है ये, वो उठ के बाहर चली गई और उसने जाती दफ़ा कह गई कि मेरा ये नारा आज भी हमारा है, आप जो मर्ज़ी कह लें। वो तो सिर्फ एक सियासी बात कर रहे थे ना कि ज़रा मिट्टी पान वाली गल कर दे पसंद असद कैसर साहब, लेकिन दिस इज़, तो देखें आप देखें कि एक कौमी मसला है, ये मसला शहबाज शरीफ का नहीं है, ये मसला जो है बाकी लोगों का नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये कौमी मसला है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इमरान खान कहाँ पे है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। आपको उसका पॉलिटिकल फ़ायदा भी होता, कौम को भी फ़ायदा होता, सिस्टम को भी फ़ायदा होता, इस इनिशिएटिव को भी फ़ायदा होता। आपने उससे जो है गुरेज किया उस पार्टिसिपेशन। लेकिन आप उसकी लीडरशिप को भेज देते, उन्हें इमरान की मंजूरी चाहिए थी ना, मोहर चाहिए थी, भेज देते कि मिल के आके इजलास में बैठ जाते। देखें ये उन्होंने रात के 12 बजे तक तो ये डिमांड भी नहीं की थी। उन्होंने हमें लिस्ट भी दे दी थी कि ये हमारे बंदे डालो। तो रात के 11-12 बजे जाके उन्होंने जो है मुकरे हैं वो। तो सुबह सवेरे आपने जाना था, अडयाला जाएँ, ये कौमी मसले के ऊपर लेटा तो नहीं जाता। फिर इस तरह तो नहीं ना होता मलिक साहब कि मेरा मतलब है कि जस्ट एक बंदा जो है वो नखरे भी करे, अपने मुतालबे भी मिलाए, जिसका कौमी सिचुएशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ये भी मुतालबा करे कि मुझे ट्रेडमिल दे दो, ये भी मुतालबा करे मुझे एक्सरसाइज के लिए मशीन दे दो, ये भी मुतालबा करे कि मैंने आर्टिकल लिखने हैं, ये भी मुतालबा करे कि मुझे फ़लाँ से मुलाकात करा दो। मैं कैद रहा हूँ, उसकी हुकूमत में कैद रहा हूँ। हमारे 2 दिन होते थे जिनमें मुलाकात में एक टेलीफोन के दिन होता था, टेलीफोन कर सकते थे हम अपने अजीज़ों का 10 मिनट के लिए, और एक दिन मुलाकात का होता था। यहाँ पे तो मेरा मतलब है दावतें खाई जा रही हैं, खाबे खाए जा रहे हैं, सारी दुनिया आ रही है जा रही है, सियासी मीटिंगें हो रही हैं। कहाँ होती थी मियाँ नवाज शरीफ के साथ, कहाँ होती थी शहबाज शरीफ के साथ, किसी के साथ नहीं होती। सर पिछले 10 सालों में जो कुछ हमने पाकिस्तान के साथ किया है ना, वो जो सॉफ्ट स्टेट आपने अभी टर्म बोली है ना, एक वक्त में नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, तमाम आपकी लीडरशिप जेल में। उधर से आसिफ जरदारी, उनकी बहन, बाकी उनके कई सरकर्दा लीडर जेल में। अब आप लोग बाहर हैं, अब पीटीआई जेल में। तो ये नहीं, मेरा आपने ये इक्वेट नहीं कर सकते। देखिए हमने सारी लीगल उनको फैसिलिटीज़ पर प्रोवाइड की हुई हैं। वो उनके ऊपर केस जो है उसका बाकायदा केस चला। मेरे ऊपर आज तक मैं 2 दफ़ा नैब की कैद में रहा हूँ। 6 महीने मुशर्रफ के वक्त रहा, 6 महीने अब रहा। मुझे किसी स्टेज भी नहीं बताया गया कि तुम्हारे खिलाफ चार्ज क्या है। मुझे मेरे इंटेरोगेटर पूछते थे, ये फ़लानी रिमिटेंस मैंने डिक्लेयर की हुई है, टैक्स दिया हुआ है, मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, मेरी फ़लाँ जगह इन्वेस्टमेंट है। उसके ऊपर मेरे पास आर्टिकल 6 का मुकदमा बना दिया गया। शफ़क़त महमूद साहब अभी भी ज़िंदा हैं, आप कहीं छुप के बैठे हुए हैं कत्ल तल्लक करके पार्टी के साथ। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे ख़िलाफ़ आर्टिकल 6। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि ये दोनों सिचुएशन कंपेयर नहीं की जा सकती। जितने हकूक़ इस वक्त मुयस्सर हैं उनको, वो हकूक़ जो थे हमारे जब हम कैद थे हमें नहीं दिए गए जो है। ख्वाजा साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ख्वाजा साहब, नवाज़ शरीफ साहब कल इजलास में क्यों नहीं आए? वो इस वक्त पिछले 20-22 दिन से, बल्कि मुलाकातों से भी वो गुरेज करते हैं। मैंने खुद 2 दफ़ा कोशिश की है मिलने की। हेल्थ कंडीशन? हेल्थ कंडीशन। तो हेल्थ कंडीशन इतनी वल्नरेबल है उनकी कि वल्नरेबल नहीं है। डॉक्टरों ने कहा है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ जो है ना ज़रा कर्टेल करें। तो ये तो सीरियस मैटर है। कर्टेल करें और सफ़र से भी परहेज़ करें। मुझे पता लगा है कि उन्होंने आजकल में हो सकता है सऊदी अरेबिया जाएँ, उनका बेटा वहाँ पे रहता है, कारोबार करता है, उसके पास जाएँ। तो लेकिन उनको सियासी जो है ना वो उससे वो परहेज़ करें। 1-2 जगह मुझे नज़र आए हैं वो पंजाब में, लेकिन मुझे ख़ुद उन्होंने मैंने बात की आज से कोई हफ़्ता पहले, तो कहने लगे यार मेरी तबीयत थोड़ी सी सेहत की वजह से हाल ही नहीं, मैं तो जो कहूँगा फिर मिलना ही। तो ये मुझे कहा मतलब इतना सीरियस मैटर है कि उन्होंने आपसे भी नहीं मिला? मैं अब बता रहा हूँ आपको। देन इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, क्योंकि आप मेरा एक ज़ाती तल्लुक़ है, मैं आई कैन जस्ट वॉक इन। लेकिन कल वाले इजलास में आसिफ जरदारी साहब भी होते तो अच्छा होता। इनका प्रेसिडेंट इज़ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं,
नहीं वो उस तरह नहीं है ना, वो प्रेसिडेंट बजाते खुद एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये वो एक आप ही खुद अदारा है, कौमी मसला है। उनकी पार्टी थी, उनका चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की भी आई थिंक हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से 15-16 साल से जो ट्रीटमेंट में है, अभी भी वो इलाज की घर से पाकिस्तान से बाहर है। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनको बहुत दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं अटेंड। वो उनकी भी सेहत का मसला है, मैंने बल्कि उनकी खैरियत आज ही दरियाफ्त की थी तो उनका मैसेज आया हुआ, उनकी भी हेल्थ कंडीशन है। तो ये कितना ही हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजन हमारे की लीडर्स इमरान खान जेल की वजह से, नवाज शरीफ सेहत की वजह से, नकवी साहब भी अपनी सेहत की वजह से, और जरदारी साहब पाकिस्तान से बाहर थे, तो किसी की भी पार्टिसिपेशन उसमें नहीं। लेकिन बिलावल वाज देयर, हिज होल पार्टी वाज देयर। सर, कभी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सवाल पूछा गया मीटिंग में? अभी कल वाली में या पिछली दफ़ा आपने 2 मौके बताए, जैसे जहाद अफ़गानिस्तान आपका ख्याल था कि गलत फ़ैसला किया गया, 9/11 के बाद हमने जहादियों को दहशतगर्द बना के फिर अमेरिका का साथ दिया, आपने दोबारा कहा गलत फ़ैसला किया, ज़रब अल्ब करके हमने मार के भगाया, फिर हमने उनको रीसेटल कर लिया। तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पे आपने सवाल किया? मैं देखें, ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तो का मैं जो है ना वो आप ज़रा उसको थोड़ा सा लिमिट कर रहे हैं। ये कौम को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, हमारे आने वाली नस्लों को बताना चाहिए कि हम इस दलदल में किस तरह फंसे, किन लोगों की वजह से फंसे, किन गलत कॉजेज़ के पीछे जो है हम भागते रहे। जो है हमारे कॉज नहीं थे वो, ना 80 की दहाई में सोवियत यूनियन के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, उन्होंने हमें स्टील मिल दी हुई थी और भी कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाए हुए थे। हम अमेरिका की खुशनुदी के लिए जो है हमने एक बड़ी ताकत को जो है अपने आप से दूर रखा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप्स आते हैं, ये सिविल सर्विस और दूसरे जो आते हैं। मैं लेवरॉफ के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, वह फॉरेन मिनिस्टर था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा एक्सीलेंसी, यू नो वे बैक इन द 50s and 60s हमारी ओरिएंटेशन जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में was with the West, and we were so overwhelmed by the propaganda and by our relationship with the West कि हमें सोवियत यूनियन का बड़ा नेगेटिव था। लेकिन मैं यहाँ पे 4-5-6 दफ़ा आया हूँ एज डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, तो हमारी ओरिएंटेशन जो है ना उसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना करेक्शन आ रही है। कल इजलास में किसी ने सवाल पूछा? नहीं, मैं ये आपको एक मिनट, करेक्शन आ रही है। उसने आगे से पता क्या जवाब दिया, उसने कहा नहीं अभी भी वो सूरत हाल जो है चेंज नहीं हुई रेडिकली। ये मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा किस तरह? कहता है पिछले साल हमने 200 स्कॉलरशिप्स आपको भिजवाए, मेडिसिन के और इंजीनियरिंग के, आप बताएं आपने कितने इस्तेमाल किए? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं रेलेवेंट नहीं हूँ इसमें। कहता सिर्फ 16। ये तो जुल्म है, अगर आप बाकी हमने लैब्स होने दिए तो ये तो ज्यादती किया हमने लैब्स के। वो कहता है कि आपको अमेरिका से आ जाएं, ब्रिटेन से आ जाएं, स्कॉलरशिप जो है आपकी लाइन लग जाती। ये मैं ऑफिशियल उसमें पार्लेज में जो है ये बात हो रही है। तो ये वी हैव टू यू नो, हमें अपनी जो है ना क्या कहते हैं कि ड्रिफ्ट करता है। उसके बाद हम पिछले 6, 8, 10, 15, 20 साल से जब से हमने सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ है और रशियन फेडरेशन के साथ हमारे तल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हुए हैं, लेकिन हमें जो है ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए और नई जनरेशन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करानी चाहिए कि हमारी तारीख़ क्या है। हमारी तारीख़ से ना बल्द हैं, हमारी पूरी नस्ल, 2 नस्लें ना बल्द हैं। मैं अभी एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, दोस्त हैं, बरखुरदार हैं। मैंने कहा आपको पता है कि पाकिस्तान में 3 रिपब्लिकन पार्टी थी और उसकी हुकूमत थी जिसको अयूब खान ने ओवरथ्रो किया। नोबडी नोज अबाउट इट कि यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी थी। सर, तो ये जो कौमें जो है ना अपनी तारीख़ को भुला देती हैं या तारीख़ से आशना नहीं होती, जो है फिर तारीख़ भी उनको बुला देती है उनको। सर, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। कल इजलास में किसी ने ये पूछा? ये हमने ये अकाउंटेबिलिटी हम करेंगे ना, ये मैं अकाउंटेबिलिटी कर रहा हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ। नहीं, बसीयत मैं अपोजिशन में था तब भी कहता था, मैं पिछले ये 10-15 साल से ये बात कह रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों को ला के दोबारा बसाने के फैसले किए गए या गलत फैसले लिए गए, बिल्कुल मेरा अपना ख्याल है कि जो माहौल है इसके अंदर ये अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होगी। कॉग्निजेंस है, एहसास है, मैं थोड़ा बहुत एहसास नहीं, पूरा एहसास है। क्या कल इजलास के अंदर जिक्र हुआ कि हमने एक जनरल को पकड़ा हुआ है जिनका चल रहा है प्रोसेस? नहीं जिक्र हुआ।
क्योंकि यहाँ बार बार तज़किरा आता है कि इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। तो जिस वक्त इमरान खान का ये बयान ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने का आ रहा था, जनरल फैज़ वहाँ सरीना होटल के अंदर कह रहे थे एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, काबुल के अंदर। तो यहाँ वो सवाल ऊपर चाय पी रहे थे, तो यहाँ वो सवाल इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सवाल हमारे सामने नहीं। मैं तो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तक ये बात महदूद नहीं रखता। मैं तो कहता हूँ ये अकाउंटेबिलिटी जो है ना पूरी कौम को करनी चाहिए, जो है हमें अपनी भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए ना। वी वर विद जनरल ज़िया, जब जनरल ज़िया लड़ाई कर लड़े थे, हम उसके साथ थे, करनी चाहिए ना। अगर माजी में मैंने कुछ गलत किया है, अगर मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ तो माफ़ी मांगना जो है कोई वहाँ तक इज्जत नहीं, उस बेइज्जती नहीं होती उसके। गलतियों का इदराक करते हुए आइंदा के लिए राह सीधी करनी चाहिए, दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए। अगर आपको कॉग्निजेंस ही नहीं है, आपको एहसास ही नहीं है कि आपने माजी में ये गलती की है, तो आप किस तरह कोर्स करेक्शन करेंगे फ्यूचर के लिए? सर, जो अफगान इधर मौजूद है 31 मार्च की आपने डेडलाइन सेट की हुई है, किसको वापस भेजेंगे 31 मार्च? देखें, यहाँ पे जिनकी एंटाइटलमेंट है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं या हमारी जो अरेंजमेंट्स हैं उनके तहत बिल्कुल रहे हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। और जो गैर कानूनी तौर पर है दे विल हैव टू गो बैक, उनको वापस भेजेंगे। अमरीकी जाते हुए कई अफगानों को यहाँ छोड़ गए थे, अब वो भी नहीं उसको ले रहे, उनका क्या करेंगे? वो जितनी स्पीड के साथ ये मैंने बड़ी दफ़ा रेज़ किया, मैंने इंटरनेशनल फोरम से भी ये बात रेज़ की है। कई हज़ार लोग हैं वो, मेरा ख्याल है कि 60-70 हज़ार 60-70 हज़ार बंदा है। मेरे ख्याल इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। वो जा रहे हैं। मैंने लेटेस्ट मुझे याद था, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, कोई लेटेस्ट फिगर जो है कुछ कम हुई है, क्योंकि अगले दिन जो है कुछ जर्मन्स ने या किसी और जो यूरोपियन मुल्क है उसने कुछ उठाए हैं बंदे, वो लेके गए हैं यहाँ से। इसी तरह जो है बाकियों को अफगानिस्तान भेजेंगे? भेजना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए या भेजेंगे? नहीं, मैं तो, क्योंकि वो बोझ अमेरिका का है, वो हमारा नहीं है। नहीं, अगर अमेरिका डिसोन करता है कि भाई ऐसी नहीं लेके जाने तो उन्होंने कार भेजना चाहिए, कार भेजना चाहिए। और सर, एक सबसे बिल्कुल एंड पे आ गए हूँ, बहुत बड़ा इशू है इस सारे टेररिज्म के वाक़यात में। वो कहते हैं कि वो 1 किलोमीटर दूर से वो स्नाइपर्स मारते हैं, अमेरिकी असला, नाइट विजन उनके पास सारा सिस्टम मौजूद है, हमारे पुलिस वालों के पास नहीं है। अमेरिकी असला जाते हुए अरबों डॉलर का छोड़ गए हुए, भुगत हम रहे हैं, उसका क्या करेंगे? ये पहले सवाल करना चाहिए, ये असला छोड़ के क्यों गए? ये पूछना चाहिए ना, मैं सफारती सतह पे सवाल पूछ रहा हूँ, तो मेरे से थोड़ा पूछना है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपकी वसातत से जो है हर सतह का पूछ रहा हूँ कि वो इतना असला क्यों छोड़? कभी हमने ऑफिशियली टेकअप किया है वाशिंगटन के साथ इस इशू को? मेरा ख्याल है वो खुद कह रहे हैं कि हमने असला वापस लेना है। भुगत तो हम रहे हैं, भुगत तो हम रहे हैं। लेकिन मैं देखा ना, मुझे बताएं कि कौन सा इशू है जिसके ऊपर मैं खामोश हूँ। मैं आपकी अदालत में पेश हुआ हूँ। ये तो जितने अटैक्स हुए हैं रिसेंट पास्ट के अंदर, ज़्यादातर के अंदर जब हम बाद में पूछते हैं तो वो कहते हैं वो स्नाइपर्स थे, उन्होंने दूर से ना परसों तस्वीरें थी कि ये फ़लाँ मुल्क की वेपन है, ये फ़लाँ मुल्क की वेपन है, फ़लाँ मुल्क की वेपन है। मेरा ख्याल है कि वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बाय डिज़ाइन तो नहीं असला छोड़ा गया यहाँ पे। शक तो यही पड़ता है। बिल्कुल, मैं तो आपसे जो आपके सामने सवाल आपसे नहीं पूछ रहा, लेकिन आपकी वसासत से ये सवाल जो है, जो भी असला छोड़ के गए हैं उनके सर, जो हमारा ईस्टर्न नेबर है, इसकी इस इलाके की स्टेबिलिटी जो है वो ये इलाका इकनॉमिकली, मिलिटरीली अदरवाइज स्टेबल हो या मिडल ईस्ट स्टेबल हो, मेरा नहीं ख्याल कि जो एक ग्रैंड डिज़ाइन है उसके अंदर ये फिट बैठता है। सर, बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ हमारे वो जो लोकल डायनामिक्स प्ले नहीं कर रहे, उसके अंदर कुछ और भी डायनामिक्स हैं जो हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए प्ले कर रहे हैं। एक इंडिया वाला सवाल सर आपसे पूछना है, यहाँ 20-22 ऐसी असैसिनेशन हुई जिसके अंदर इंडियन स्टेट टेररिज्म इन्वॉल्व था। उन्होंने टारगेट पिक किया, बंदे हायर किए, उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर असैसिनेशन की। अभी 2 रोज़ पहले एक और वाक़या हो गया, हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं। हम जाके UN से पूछें, उनको ये डॉजियर सबमिट करें, डिटेल्स दें, दुनिया में ये सवाल उठाएं। मुझे इसमें आई विल हैव टू चेक विद फॉरेन ऑफिसर, उसका जवाब दूंगा कि मैं अगर ऐसा कोई रिमार्क दिया तो इट कैन मेरे लिए एम्बैरसमेंट भी बन सकता है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।